सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं बीए पार्ट थर्ड के लिए पेपर प्रथम में आपको जो आधुनिक काव्य संचयन का है उसका प्रथम अध्याय है। हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की कविताएं। उससे पूर्व मैं आपको उनका सामान्य परिचय बताना चाहती हूँ, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना चाहती हूँ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उनकी साहित्यिक मान्यताओं को अपनी रचनाओं में उतारने वाले महाकवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत का नाम अत्यंत सम्मानपूर्ण लिया जाता है। हरियोत जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक और साहित्यकार भी थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति का पुनर्जीवित करने एवं देश और समाज की वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने तथा अपनी उपदेशात्मक कविताओं से नैतिकता का प्रचार करने का बीड़ा उठाया था। हरियोत जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म निज़ामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा घर पर ही पूर्ण की थी। विशेषकर उर्दू, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान उन्हें था। सर्वप्रथम निज़ामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक हुए। तत्पश्चात कानूनगो के पद पर कार्य किया। सन 1923 ईस्वी में उन्होंने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया तथा शेष जीवन साहित्य साधना में समर्पित कर दिया। कुछ समय तक वह हिंदू विश्वविद्यालय काशी में अवैतनिक प्रधानाध्यापक भी रहे। हरियोत जी ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसुम 1924, चुपते चौपते चोखे चौपदे 1932, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास 1942 बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य था, जिसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवक तथा विश्व प्रेमी के रूप से चित्रित किया गया। इनकी दूसरी कृति रस कलश है, जो रीति ग्रंथ है, जिसमें रस और उसके अवयवों का नायिका भेद, ऋतु वर्णन और विषयों का विवेचन विस्तार से देखने को मिलता है। द्विवेदी युग की समाप्ति के पश्चात रचा गया इनका महाकाव्य वैदेही वनवास एक श्रेष्ठ महाकाव्य की श्रेणी में आता है। हिंदी संसार में इन्होंने कवि सम्राट का स्थान प्राप्त किया। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। हरियोत जी की कविताओं में तत्कालीन समाज और राष्ट्र की मनोवृत्ति तथा जन रुचि को दिखाया गया है। इनमें कवि की मान्यताओं के अनुसार जाति सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा तथा साहित्य सेवा की भावना से परिपूर्ण है। कहीं समाज सुधार की आकांक्षा से कवि ने व्यंग विनोद का सहारा लिया, तो कहीं आक्रोश, तो कहीं राष्ट्र और समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों एवं दुर्बलताओं का उद्घाटन किया, तो कहीं समाज को उन्नत करने के लिए प्रेरणापूर्ण उद्बोधन दिए और कहीं व्यक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए उपदेश वृत्ति की। हरियोत जी के काव्य में कल्पना का आधिक्य तथा मानवीय मनोभावों का सुंदर अभिव्यंजना देखने को मिलती है। हरियोत जी का प्रमुख भाव प्रेम है। प्रिय प्रवास महाकाव्य की
रचना तो इसी प्रेम भाव का प्रकाशन करने के लिए प्रतीक होती है। इसके अंतर्गत राधा के हृदय व्यक्तिगत प्रेम तथा लोक रक्षा का प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, मानव प्रेम, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव का प्रकाशन करने वाले सभी अंश संकलित हैं। प्रेम भाव के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का समन्वित निरूपण प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है। प्रिय प्रवास में प्रेम पूर्ण हृदय तथा प्रेम वियोग में उसकी वेदना की अभिव्यंजना हुई है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब राधा के हृदय में व्याप्त प्रेम भाव अभिव्यक्ति का मार्ग ढूंढने लगता है। तब वह कहती है, मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत भी हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजित है। इस प्रकार प्रिय प्रवास में प्रेम तत्व को अधिक महत्व दिया गया है। हरिओत जी बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभा संपन्न कवि थे। बचपन से ही उनके हृदय में साहित्य साधना का बीजारोपण हो चुका था। बाबा सुमेर सिंह के संपर्क ने उस बीज में खाद का कार्य किया। उसके परिणाम स्वरूप कवि हरिओत जी की प्रतिभा बहुमुखी होकर साहित्य साधना के क्षेत्र में विकसित होने लगी। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने सर्वप्रथम कबीर की साखियों पर कुंडलियाँ लिखकर तत्कालीन सहृदय को चमत्कृत कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने जितने भी काव्य ग्रंथों का निर्माण कर दिया, अनेक काव्य ग्रंथों का निर्माण कर दिया, जिनमें कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, उपदेश कुसुम, प्रेम पुष्पा, उद्घाटन, प्रिय प्रवास, पुष्प विनोद, पुष्प वाटिका, चोखे चौपते, चुभते चौपते, पद्य सुमन, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, पारिजात, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, हरिओत जी, सत्सई, मर्म स्पर्शी आदि पद्य ग्रंथ उपलब्ध हैं तथा उनकी प्रतिभा इसके अंतर्गत दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कविताओं में तत्कालीन समाज एवं राष्ट्र की मनोवृत्ति एवं जन रुचि के परिचायक हैं। उनकी कविताओं में कहीं कवि के हृदय में विद्यमान अनेक साहित्य सेवा की भावना हुलोर लेती है, तो कहीं समाज सुधार की भावना के वशीभूत कवि हृदय का आक्रोश दिखाई देता है। निसंदेह उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िग्रस्त बुराइयों तथा परंपरागत अंधविश्वासों में लिप्त देशवासियों की दुर्लभताओं का पर्दाफाश करते हुए जनता को जागरूक एवं सावधान होकर उन्नति पद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। हरिओत जी ने 2 उच्च कोटि के प्रबंध लिखे, जिसमें पहला है प्रिय प्रवास और दूसरा है वैदेही वनवास। यह दोनों प्रबंध महाकाव्य की कोटि में आते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पारिजात नामक महाकाव्य की रचना भी की है। इसे कवि महाकाव्य कहते हैं। यह 15 सर्गों में विभक्त एक विशाल काव्य है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से इसे महाकाव्य कहना न्याय संगत प्रतीक होता है, क्योंकि ना तो इसमें प्रबंधात्मक है, ना चरित्र का विकास है और ना महाकाव्य की सी रस दृष्टि है। हरिओत जी के महान काव्यों की श्रृंखला को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है बोलचाल ग्रंथ, जिसमें हिंदी के समस्त प्रचलित मुहावरों पर पद्य रचना की गई है। दूसरा है रस कलश। इसका निर्माण ब्रज भाषा में हुआ है और इसमें कवि ने श्रृंगार रस की अश्लीलता का निवारण करते हुए
श्रृंगार की रस राज उपाधि को अक्षुण्ण बनाए रखने की चेष्टा की है। इसमें सभी रसों का सौउदाहरण निरूपण किया गया है जो अत्यंत मार्मिक है। इसके अतिरिक्त इसमें आधुनिक युग के अनुकूल नायिका भेद का चित्रण भी किया गया है जो कवि की मौलिकता एवं नवीन उद्भावना शक्ति का द्योतक है। इसमें कवि ने उत्तमा नायिका के 8 भेद बताए हैं। पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, जाति प्रेमिका, देश प्रेमिका, जन्मभूमि प्रेमिका, निजता अनुरागिनी, लोक प्रेमिका और धर्म प्रेमिका। यह सभी भेद इससे पूर्व किसी भी रीति ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। नायिका की तरह इन्होंने नायक के भी भेद बताए हैं। हरिओं जी की कला कुशलता, नवीन सूझबूझ, मौलिक उद्भावना शक्ति, शालीनता, जागरूकता, नए नए काव्य प्रयोगों की क्षमता सराहनीय है। कवि के अतिरिक्त हरिओं जी ने उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है। आप उनके उपन्यास इस प्रकार से हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास डॉक्टर गिरियसन के अनुरोध पर लिखा गया था। गिरियसन की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि खड़क विलास प्रेस से बोलचाल की ठेठ हिंदी में कोई गद्य की पुस्तक प्रकाशित हो। इसके लिए उन्होंने हरिओं जी से आग्रह किया और हरिओं जी ने उनका आग्रह स्वीकार किया। हरिओं जी ने ठेठ हिंदी में उक्त उपन्यास लिखा जिसमें हिंदू समाज की वैवाहिक समस्या का विवेचन करते हुए तत्कालीन भारतीय जीवन की सुंदर झांकी अंकित की गई। इस उपन्यास में औपन्यासिक कला का सर्वथा अभाव है, तथापि इतनी बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बोलचाल की ठेठ हिंदी का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है। हरिओं जी का दूसरा उपन्यास अध खिला फूल भी सामाजिक उपन्यास है। इसमें तत्कालीन विलासी जमींदार की दुष्प्रवृत्तियों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। उपन्यास कला की दृष्टि से यह भी उच्च कोटि की कृति नहीं है, किंतु हिंदी के बोलचाल की भाषा का अथवा ठेठ हिंदी का नमूना प्रस्तुत करने के लिए उक्त दोनों ही उपन्यास उस काल की अक्षय निधि है, जिसमें हिंदी गद्य के नवीन प्रयोग के साथ साथ लेखक की मौलिक सूझबूझ, नवीन स्वरूप, दृष्टिकोण और अनुपम भाषा कौशल के दर्शन होते हैं। उपन्यासकार के अतिरिक्त हरिओं जी ने नाटककार के रूप में भी साहित्य की आराधना की है। उन्होंने रुक्मिणी परिणय और प्रद्युम्न विजय नामक 2 रूपक लिखे, जिसमें से रुक्मिणी परिणय का निर्माण संस्कृत की प्राचीन नाट्य शैली के आधार पर हुआ। इसमें संवाद प्राय अधिक लंबे और अस्वाभाविक है और कविता के लिए ब्रज भाषा तथा गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। नाटककार के अतिरिक्त हरिओं जी ने इतिहास के रूप में भी साहित्य साधना की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास पर ग्रंथ लिखे। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की। इस इतिहास ग्रंथ में हरिओं जी ने हिंदी भाषा के विकास पर एक भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से विचार व्यक्त किया है और इसी कारण भाषा के मूल उद्गम की खोज करते हुए उसके उद्भव और विकास का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी तरह इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास की गंभीर दृष्टि से विचार किया गया। इस इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उर्दू भाषा के कवियों को भी हिंदी कवियों के मध्य स्थान मिला है, क्योंकि
हरियों जी के मतानुसार उर्दू कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, अपितु वह हिंदी की एक शैली मात्र है। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें फारसी एवं अरबी शब्दों की बहुलता अधिक है। हरियों जी का यह क्रांतिकारी कदम हिंदू उर्दू विवाद को भी शांत करता है, अपितु भाषा संबंधी एकता एवं राष्ट्र संबंधी एकता की समस्या का समाधान भी करता है। हरियों जी ने रस कलश नामक रीति ग्रंथ भी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है, जो आलोचना जगत में प्रौढ़ता, प्रांजल एवं नवीन सूझबूझ का परिचालक है। उसमें रस संबंधी मान्यताएं एवं धारणा का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, रीतिकालीन नायिका भेद का वर्णन भी उसके अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में हरियों जी ने सभी क्षेत्रों में अपनी लेखनी से स्पर्श करके अपनी साहित्य साधना का परिचय दिया। उन्होंने एक आलोचक, इतिहासकार, नाटककार सभी क्षेत्र में अपनी मौलिक कल्पना शक्ति के सहारे जितनी मार्मिकता के साथ ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी, उतनी ही सजीवता से खड़ी बोली की कविता भी उन्होंने लिखी। पद्य और गद्य दोनों का ही उन पर असाधारण अधिकार था। इस प्रकार से हिंदी भाषा और साहित्य में हरियों जी का स्थान मूर्धन्य है और वह खड़ी बोली के निर्माता कवियों में जाने जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।